गुजराती में कीड़ा होता है धंधे का। मेरे को धंधे का कीड़ा था क्योंकि ठान ली थी करना तो है। कोई मार्केट में से कोई पैसा नहीं दे रहा था उस टाइम पे। कौन ट्रस्ट करेगा? ये 12 लाख रुपए, वो 12 लाख रुपए मैंने लगा दिए। पर हमारे ये कोविड एक पॉजिटिव साइन लेके आया था। 2020-21 की बात करें तो वंस ईयर उन्होंने जो ड्रीम था वो उसके नजदीक हम जा रहे थे। एक भी फाउंडर ने आज तक पैसा नहीं निकाला है। था कि पैसा जितना आएगा उतना धंधे में डालेंगे, धंधा आगे बढ़ाएंगे, कुछ भी हो जाए धंधा आगे बढ़ाएंगे। अभी एक पेन पॉइंट था वहाँ। तो अभी इंटरनेशनल एक्सपेंशन का कुछ है या फिर मतलब डोमेस्टिक में ही करना सारा काम? एक्चुअली में 90% फोकस अभी डोमेस्टिक। अभी आज भी अगर 2026 में कोई फैक्ट्री लगाना चाहे तो कितना वाइबल है? इजी है लगाना या टफ पड़ता है? बोलने में जितना इजी है ना उतना ही टफ है। रिन्यूएबल एनर्जी में तो इंडिया में मतलब कितना लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है अभी? इंडिया की बात करें ना तो हमने पहला इन्वर्टर ऐसा लॉन्च किया था कि जो इंडिया में एक भी इन्वर्टर ऐसा लॉन्च नहीं हुआ था। द रीजन इज द टेम्परेचर। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ऐसी कौन सी 3 शॉकिंग बातें हैं जो आम आदमी को बिल्कुल भी नहीं पता होती है? हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। थैंक यू। कैसे हैं सर? बस एकदम बढ़िया। लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ तो बढ़िया चल रही है। ये मस्त बनवाया आपने एकदम। अरे थैंक यू। इससे देख के स्माइल आ जाती है। पहले नहीं आती थी स्माइल? इसको पहले वो आती थी पर इसको जो देखे उससे स्माइल आ जाती है। हाँ, तो सर आपने कैथोड पावर की शुरुआत करी, बट उससे पहले कैसा रहा लाइफ? मतलब बिजनेस, फैमिली, बैकग्राउंड, करियर? देखो, देखने जाए ना तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना वो ऐसा समझो कि हर एक की चाइल्डहुड लाइफ जो होती है वो वैसी मेरी नहीं रही। द रीजन वाज दैट मतलब जैसे क्या स्पेशल रही? स्पेशल व्हेन आई वाज 4 ईयर ओल्ड माय फादर वाज पासर। सो थोड़ा डिफिकल्टीज उस टाइम पे वो आया था, क्रिटिकल्स हमारे फैमिलीज में। और थोड़ा वो फैमिली होता है ना थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है उसी टाइम पे। बट अभी पापा तो थे नहीं और अभी तब तो मैं छोटा 4 साल का बच्चा था, मुझे इतना पता नहीं था। पर मेरे मामा थे और मेरा एक बड़ा भाई भी है जो आज यूके में सेटल है। तो उसी टाइम पे मेरे मामा ने बोला कि चलो आज से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाता हूँ आपकी। तो उसी टाइम से पढ़ाई और बड़े होने के बाद घर, वो मामा ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो छोटा सा था, मामा एक छोटे से गांव में रहते थे। तो पहला तो जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन था वो एक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। मेरा भाई था वो इंग्लिश मीडियम में था। पर जब हम गांव में गए तो उस टाइम पे था कि आपको एक स्कूलिंग करना है अभी स्टार्ट, तो गुजराती मीडियम था तो वहाँ से सिर्फ आपको गुजराती में ही पढ़ना पड़ेगा अभी पहले से। तो मैं और मेरा ब्रदर है एक ही क्लास में हो गए, भले ना वो मेरे से 2 साल बड़ा था। उसका पढ़ने में नंबर्स अच्छे थे, वो हर बार फर्स्ट आता था और मैं हर बार ऐसा समझो टॉप 10 में भी नहीं आता था। मुझे सबसे ज़्यादा मैं क्रिकेट लवर था, मुझे खेलने का बहुत शौक था। तो प्राइमरी एजुकेशन तक तो कुछ पता नहीं चला और माइंड इतना शार्प भी नहीं होता है, तो मैंने तो खेलने में पूरा निकाल दिया। फिर 10वीं का रिजल्ट आया। 10वीं के रिजल्ट में ऐसा हुआ कि मेरे भाई का तो 90% आया था और मैं तो करीबन 60 के करीब था। तो उस टाइम पे एक डिसीजन ऐसा हुआ कि मेरे को करना था ITI, यानी सबसे इजी होता है वो। मुझे पता था कि सबसे इजी लाइन कौन सी है, तो कि ये है तो आप ये पढ़ लो। पर मामा और ब्रदर उन्होंने दोनों ने ऐसा बोला कि नहीं, लेना तो साइंस है। ब्रदर भी साइंस कर रहा था। तो उस टाइम पे फिर सोचा कि फैमिली में इतना रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या सपोर्ट कर रहे हैं। और थोड़ा उस टाइम पे पता चल गया था कि मेरे पीछे कोई है नहीं, ये साइंस करवा रहे उसका रीज़न है। फैमिली को भी पता है कि कल होके अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा सेट होगा। तो उसी टाइम पे सोच लिया कि अभी पढ़ना है, साइंस ले लिया। और मैं जब से मतलब छोटा था ना तब से एक जिद्दी ऐसा हूँ, ऐसा बोल सकते कि एक बार ठान ली तो ठान ली, उसको करना है। फिर 11वीं दौरान में मैं पूरी लाइफ में एक भी बार 4 बजे पढ़ने नहीं उठता था। तब मैं 11वीं दौरान में पहले दिन से हर रोज 4 बजे पढ़ने उठने लगा, जिम जाने लगा। फिर 12th का जो रिजल्ट आया वो पूरा रिवर्स हो गया। मेरे ब्रदर से मेरे परसेंटेज ज़्यादा आ गए। तो उस टाइम पे लगा कि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, आपको सिर्फ स्ट्रगल करना है और आपको फल मिलेगा ही। तो उसी टाइम पे रिजल्ट्स अच्छे आए, मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की
और मेरे भाई ने BSc सिलेक्ट किया। फिर हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर कॉलेज में आए तो फिर से वो एक हवा लग गई, कॉलेज थोड़ा कॉलर टाइट हो गया कि अब तो क्या है, पेन लेके जाने का और एग्ज़ाम देने की। क्योंकि कॉलेज में पहले से तो मेंटालिटी ऐसी थी कि कॉलेज में आ गए यानी अब कोई टेंशन नहीं है, कॉलेज तो पास आउट हो जाता है। फिर हुआ यूँ कि पहले सेमिस्टर था तो वो हवा लगी थी तो 4 में बैकलॉग आई। तो फिर से एक टेंशन सा मोमेंट आया कि ये क्या हो गया। फिर मामा को कॉल किया, मामा ने बोला कि अभी लिया है तो निकलना ही है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उस टाइम पे थोड़ा ऐसा सैडनेस हो गया था अपने आप पर्सनल पे कि अब क्या होगा। फिर वो एक पीछे सक्सेस मिला था कि मेहनत करने से सब कुछ मिलता तो है। दूसरे समय में 11 पेपर देने थे तो उसी टाइम पे सेम स्ट्रेटेजी, 11 पेपर है, 2 बजे उठ जाओ, 4 की जगह पे 2 किया, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 2 बजे उठा और दूसरे सेम में सारे पेपर मैंने सारी एग्ज़ाम क्लियर कर दी। फिर पूरे 2017 तक नो बैकलॉग, पूरा इंजीनियरिंग ख़त्म कर दिए। अब डिसीजंस 2 थे मेरे पास, या आपको जॉब करनी है या आपको, मामा ने 2 ऑप्शन दिए थे, या तू फॉरेन चला जा या फिर एक यहाँ पे सेटल हो जा, मैं तुझे घर दे देता हूँ। तो फिर हुआ यूँ कि मामा ने तो बोल दिया। अभी उस टाइम पे था क्रेज़ 2017 में, लोग फॉरेन बहुत जा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो हम भी फॉरेन जाते हैं। अच्छा वहाँ पे जाएंगे, और अभी तो इंस्टा पे फ़ोटो देखते हैं तो फॉरेन के फ़ोटो, और यहाँ से तो वो होता है कि नहीं फॉरेन में जाके फ़ोटो वोटो खींचेंगे, अच्छा रहेगा, वहाँ पे सेट हो जाएंगे। फिर जॉब किया दिन में। फिर मैंने ये किया कि पैसे का उस टाइम पे एज वो हो गई थी कि आप पैसे नहीं मांग सकते हो। फिर थोड़ी शर्म वो लगता है कि अभी कहाँ है, इतना बड़ा हो गया है पैसे मांग। तो मैंने नाइट में जॉब किया और दिन में पूरी पढ़ाई की। क्या जॉब करते थे नाइट में? नाइट में आप सोचोगे नहीं, मैंने जो जॉब की थी कि जहाँ से आप पानी का ऑपरेशन होता है, आपको सुबह 4 बजे उठना है, वहाँ पे सारा पंप चला के वो पानी देना है सबको। तो मैंने नाइट में ये जॉब किया। कितने टाइम किया है? ये मैंने 6-8 महीने किया करीबन। क्योंकि मुझे एग्ज़ाम की फ़ीस के पैसे इकट्ठे करने थे। अभी घर में अकेला रह, मतलब ब्रदर थे साथ में रह रहे थे पर रेंट पे करना है, वो सब था, तो हैंडल सब कुछ अकेले ही करना था। तो 6 महीने किया। फिर 1 साल बाद ऐसा हुआ कि आइल्स के रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो एक दिन मैं पूरा बैठ के बहुत रोया था। जब से शुरुआत हुई है तब तक आज तक ऐसा ही हो रहा है। पर मैं एक स्पिरिचुअल बिलीव करता था। हमारे यहाँ पे स्वाध्याय करके था, वहाँ पे मैंने एक सीखा था कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। तो फिर से सोचा चलो भगवान ने एक रास्ता क्लोज किया है तो दूसरा ओपन किया होगा। उसी टाइम पे मुझे एक रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब मिली। तो सोचा चलो अभी जो हुआ है वो भूल जाओ, यहाँ पे उसको ख़त्म करो, आगे बढ़ते हैं, आगे लाइफ में कुछ अच्छा ही होने वाला है। एक पटेल हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे फैमिलीज़ और रिलेटिव्स बिजनेस ज़्यादा करते हैं, तो एक गुजराती में कीड़ा होता है धंधे का। मेरे को धंधे का कीड़ा था, पहले से था। मैं इंजीनियरिंग में भी नहीं करता पर कुछ ना कुछ बिजनेस करना था मुझे, वो मुझे पता। मैं फॉरेन भी चाहता तो बिजनेस करता, वो तय था कि एक बार मैं वो क्या बोलते हैं कैंटीन या कर लो या फिर आप कोई ना कोई धंधा कर लूँगा, पर जॉब मुझे इतनी वो थी नहीं कि मैं कर पाऊँगा। 6-8 महीने में पता चल गया था कि जॉब से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी करके धंधा करना पड़ेगा। और जब कॉलेज में था तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का था कि मुझे रिन्यूएबल एनर्जी में जो अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं वहाँ पे करूँगा, तो मिल गई। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब ऐसा हुआ उसके बाद एक ही ऑप्शन मिला था और वो पहली अच्छी सैलरी ऑफर लेके आया था। कितना सैलरी दिया था? उस टाइम पे 10,000 था 18 में। अभी तो मैंने बोलो चलो चलेगा, 18 में 10,000 चलेगा और रिन्यूएबल एनर्जी थी तो पता था कि इसका मार्केट बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे कितने टाइम काम किया फिर? यहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। अभी 1 साल में जर्नी ऐसी हुई कि वहाँ पे मैंने 6 महीने के बाद डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अभी ये धंधा मैं करूँगा। तो फिर मैंने क्या किया कि 6 महीने में अच्छा सा लर्निंग कर लिया और मेरा नसीब या लक या गॉड गिफ्ट बोल सकते हो कि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था वो सीए थे, अकाउंटेंट थे और उन लोगों रिन्यूएबल सेक्टर में घुसे थे। मैं पूरा एक ही लेवल पे था, यानी बोलते हो अत्र तत्र सर्वत्र में ही था। जो करना था वो मुझे ही करना था। मैंने बहुत अच्छे से लर्निंग किया वहाँ पे।
फिर जो भी रिसेंटली मेरा पार्टनर है वो भी वहाँ पे जॉब कर रहा था, तो हम दोनों ने टेक्निकली इस प्रॉब्लम सॉल्व की उस टाइम पे। आज आप ऐसा बोल सकते हो कि इन्वर्टर में एक ऐसा प्रॉब्लम है सोलर इन्वर्टर में और वो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, वो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट उतना सीखा था वहाँ पे कि इजी टू गेट मैं कर सकता हूँ। फिर 6 महीने में मैं जो घरों के लोगों में लोग फैब्रिकेशन करते हैं, आज सोलर लगता है उसके घर पे वायरिंग्स होते हैं, पैनल खुद चढ़ाई थी मैं। ईच एंड एवरी संडे में वहाँ पे वायरिंग के लिए जाता था। मैं अपना धंधा वहीं से स्टार्ट किया था कि आपको करना है तो आपको खुद को आना चाहिए। और मैंने ईच एंड एवरी संडे मैंने अर्थिंग के खड्डे भी किए, मैंने वहाँ पे अर्थिंग किया है, पूरा वायरिंग किया है, पैनल मैंने अपने हाथों से पैनल टेरेस पे चढ़ाई है। जो काम लेबर पे आज मैं करवाता हूँ, मेरे पास वो टीम है, आज मैं उनको ऐसा समझो मेरी 4 टीम है, हर रोज 4 साइड इंस्टॉल होती है, वो मैं अकेला मैं करता था। वो उस काम मैंने वो किया था, 6 महीना वो किया। अभी उसके बाद एक टर्न ऐसा हुआ कि अभी सब आ तो गया है, अब पैसा नहीं था। अभी ये चीज़ ऐसी थी कि कहीं से आ नहीं पाएगी, कि आपने किसी को बोल दिया, आपके ऊपर किसी ने ट्रस्ट कर दिया, आपको दे दिए। एक दिन हुआ यूँ कि संडे था, मैं मेरे जो रिसेंटली पार्टनर है मेरे पंकिल गांधी करके, उनके घर पे उनके रिलेटिव को सोलर करना था, तो मैं गया दोपहर को। फ्रेंड था, हम चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो संडे को भी उसके घर पे गया, बोला सोलर करना है। मैंने उनको अच्छे से समझा दिया, उनके घर पे उनके रिलेटिव तो उनके रिलेटिव ने बोले जॉब, आप जॉब क्यों करते हो, धंधा क्यों नहीं कर लेते हो? मैंने बोला पैसा कहाँ पे? तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोल दी कि આપણા ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય છે કે નોકરી છે ને એ વિકલ્પ છે ને ધંધો એ ઓળખ છે। अब उस टाइम पे तो खुद में एक ऐसा होता है कि यार कुछ पर्सनालिटी तो होनी चाहिए, कोई अपने को नाम से पहचाने। तो उसको थोड़ा दिल पे ले लिया कि बात तो सही है आपकी, पर फिर एक क्वेश्चन उनको भी मैंने वही किया कि बात आपकी सही है पर पैसा तो चाहिए उसको करने। तो उन्होंने तो ऐसा बोल दिया, एक काम करता हूँ, पैसा मैं लगाता हूँ, आप धंधा कीजिए। अब उस टाइम पे तो बाइक लेके गया था उनके घर पे विजिट, तो घर जाते वक्त तो पूरा प्लानिंग आ गया माइंड में कि अब पैसा आ गया है, अब धंधा करना है। फिर सोच लिया। फिर मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड था जो हम साथ में ही रहते थे, जील पटेल करके अनदर डायरेक्टर, वो डिसाइड किया था कि मैं कुछ भी बिजनेस करूँगा। वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से था, वो नहीं था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, पर मेरे को उसको साथ में लेके चलना था, क्योंकि बॉन्डिंग एक ऐसा था कि पैसा सेकेंडरी है, रिलेशन और बॉन्डिंग ऐसा हो गया था जो ब्रदर से कम नहीं था। तो फिर बोला चल एक काम करते, साथ में जुड़ जाते और बिजनेस करते। उसके घर पे भी उन लोगों ने ऐसा ही बोला, ये अभी शादी करने का टाइम है, जॉब कर, ये धंधा चला नहीं चला क्या करोगे, यो कर उसको। और आज मेरे जितने सारे, हम 3 डायरेक्टर हैं, आज उनको आंख बंद करके मैं यहाँ से भी डिसीजन लूँ ना तो इतना ट्रस्ट है। तो उन्होंने मेरे पे ही ट्रस्ट करा था कि नहीं हमको इन पे ऊपर ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के लिहाज से 2019 में हमने वेदांता सोलर को इनकॉर्पोरेट किया। अभी टाइम वैसा आया था कि जब उस टाइम पे गुजरात में जो रजिस्टर वेंडर थे उसके अकाउंट में सब्सिडीज आती थी, तो हम उस टाइम पे रजिस्टर नहीं थे। पर मेरा एक फ्रेंड था जो वहाँ पे रजिस्टर था, मतलब गवर्नमेंट में, तो जो भी वो पर कस्टमर उस टाइम पे 60,000 इतनी सब्सिडीज थी, वो सब्सिडी उसके अकाउंट में जाती थी। अभी जो रिलेटिव्स थे उनके, उन्होंने तो बोला था पैसा मैं दे दूंगा। अब मैं पूरा प्रोजेक्ट लेके आ गया कि उन्होंने बोला था मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। अभी उसी टाइम पे तो 10 लाख यानी बहुत हो गए, पैसा चल जाएगा उतने में तो मैं कर लूँगा। कैश फ्लो तो पता था कि पैसा ऐसे मैनेज करना है थोड़ा बहुत। तो गया, मैंने बोला कि अभी ऐसा है, वो जब उसके अकाउंट में सब्सिडीज आएगी तब वो मेरे को पैसा देगा। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा धंधा नहीं कर सकते। कल होके वो उठ गया, तो वो वैसे बिजनेसमैन थे, उनकी जगह पे राइट है। आज मैं भी होता तो वो आंसर देता, ऐसा नहीं करने का। नया टेंडर आए तब से शुरुआत करने की। अभी फिर से वो तो एक जिद थी कि करना तो है। अब 2 ऑप्शन, वो एक ऑप्शन मेरे पास बैकअप में खुला था कि उन्होंने तो बोल दिया कि अब मैं पैसा नहीं दूंगा, नया टेंडर आए। अब नया टेंडर तो 2022 में आने वाला था, तब तक मैं कहाँ वेट करूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि कोई बात नहीं, मामा ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे
या तू घर ले ले या तू फॉरेन सेटल हो जा। घर लेने के लिए मुझे 12 लाख रुपए दिए थे। और वो सरप्राइज है, आज मैं बोल रहा हूँ, आज तक किसी को नहीं पता था। आज पता चलेगी ये पॉडकास्ट से कि वो सारे पैसे मैंने धंधे में लगा दिए थे। 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए, क्योंकि ठान ली थी करना तो है। कोई मार्केट में से कोई पैसा नहीं दे रहा था उस टाइम पे, कौन ट्रस्ट करेगा। ये 12 लाख रुपए, वो 12 लाख रुपए मैंने लगा दिए। अभी हुआ 2019 में, फिर सिचुएशन ऐसी थी, 6 महीने जॉब 6 महीने बिजनेस, दोनों पैरेलल चला है। कौन से टाइम की बात बता रहे हो? ये 2019 में, 2019 में फिर मैंने किया 6 महीने तक। तो हमने कंटिन्यूअसली तीनों पार्टनर्स हैं, जॉब की और साथ में ये। मैं रात को 9 बजे ऑफिस ओपन करता था, 3 बजे क्लोज करता था। 6 महीने में 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया होगा। सुबह 8 बजे जॉब चले जाने का और पूरे दिन में जॉब का काम करने का। और उस टाइम पे ऑफिस जो ली थी मैंने, 2500 रुपये रेंट था उसका, वो रेंट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि ये 12 लाख तो मटेरियल के लिए इन्वेस्ट करना था, वो खर्चा उसमें नहीं कर सकता था। दूसरी एक जॉब स्टार्ट कर दी थी शाम को 4 घंटे कि 6 बजे छूटू, उसके बाद 9 बजे तक वहाँ पे जॉब जाता था। तो उसकी जो सैलरी आती थी उससे मैं ये ऑफिस का रेंट पे कर देता था। 6 महीने तक दोनों किया। फिर आया कोविड। अभी कोविड के टाइम पे तो सब बंद हो गया था, पर हमारे लिए कोविड एक पॉजिटिव साइन लेके आया था कि चलो अब कोविड आया है तो सब बंद था। मैंने पैसा लगा दिया था। मार्च में करीब 25 मार्च के अराउंड लॉकडाउन आया था। मैंने 9वें महीने में मेरी कंपनी रजिस्टर की थी। अभी 6 महीने में मैंने पूरा जो काम किया था, पैसा लगा दिया था, वो सब्सिडीज और मेरा प्रॉफिट कोविड के टाइम पे आए, जब सब बंद था, किसी के पास कुछ नहीं था, पर गवर्नमेंट्स के काम चल रहे थे। तो वो 3-4 महीने में वो रिलीज हुआ। और सडनली हुआ यू कि द कैथोड पावर, अब कैथोड पावर जो हमने रजिस्टर किया था, तो हम जो चौथा डायरेक्टर है उसको बोल सकते थे डॉक्टर ऑफ इन्वर्टर या डॉक्टर ऑफ हेल्थ। अभी भी आप फोन करके पूछोगे ना कि मुझे ये हो रहा है, बोल देगा डोमपेराडोन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, उसको सब पता रहता है। उसका टेक्निकल मेरे से बढ़िया था। 18 में हम दोनों साथ में जॉब कर रहे थे, उसका कॉल आया, वो IAS की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। अभी हुआ यूँ कि कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, उसका एज क्राइटेरिया उसमें फॉलो नहीं कर पाए, और बॉन्डिंग ऐसा हो गया था कि एक कॉल पे उसने बोला मैं पार्टनर में आ जाऊँ, मैंने बोला मोस्ट वेलकम, आ जा। उससे हुप और बढ़ गई। उसने 2018 में ऑलरेडी वो कंपनी को बोला था कि मैं इन्वर्टर बनाना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ फंडिंग दीजिए। उस टाइम पे उन लोगों ने डिनाई किया था। फिर जो भी पैसा था वो पैसा कोविड में तो हमारे पास आ गया। फिर अभी वो चौथा डायरेक्टर था वो भी आ गए। अभी हुआ यूँ कि यहाँ से हुप बढ़ गई कि अब तो मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा करना ही है। कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो गया था कि अब कोई टेंशन नहीं है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, पैसा जो निकला था वो आ गया। प्लस वो आया तो उसके पापा ने बोला क्या ज़रूरत है, आप धंधा कीजिए, पैसा मैं डालता हूँ। उसी टाइम पे 2020-21 की बात करें तो 1 CR उन्होंने फर्स्ट लॉट में डाल दिया। अभी से तो यहाँ से तो अभी कोई टेंशन था नहीं। पूरा मतलब ऐसा सोचो कि जो ड्रीम था वो उसके नज़दीक हम जा रहे थे। फिर 2021 में उसको तो था कि नहीं यार ये EPC प्रोजेक्ट है, हमने वेदांता सोलर तो रजिस्टर कर लिया, अच्छा खासा रन किया था, उसका प्रॉफिट भी निकला था। और एक शॉकिंग बात भी आप बोल सकते हो, आज तक एक भी 4 फाउंडर में से एक भी फाउंडर ने एक पैसा बाहर नहीं निकाला है धंधे में से, अभी तक नहीं निकाला है। हमको खाने के लिए चाहिए क्या, जितना चाहिए उतना निकाल, वो भी सैलरी, वो भी आप समझो कि जो टैक्स स्लैब है उसके भी कम है। तो एक भी फाउंडर ने आज तक पैसा नहीं निकाला है। था कि पैसा जितना आएगा उतना धंधे में डालेंगे, धंधा आगे बढ़ाएंगे, कुछ भी हो जाए धंधा आगे बढ़ाएंगे। अभी एक पेन पॉइंट था वहाँ पे कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है जो देश के लिए भी अच्छा हो और हमारे फील्ड में हमको कुछ हुक किक मिले। वहाँ पे अब किक चाहिए थी। तो फिर उनको इन्वर्टर का जो पैशन था वो उसने बोला हम अभी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करते। द रीज़न एट दिस, पिछले 3 सालों में हमने जितने भी वेदांता सोलर पकड़ लो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में मैंने जो जॉब किया था उसमें सारे जो फॉरेन से इन्वर्टर आ रहे वो इन्वर्टर्स आ रहे थे। अभी वो इन्वर्टर्स में होता क्या है कि
हम इम्पोर्ट मतलब पूरे इंडिया में आज भी पकड़ लो 80% इम्पोर्ट होता है इन्वर्टर्स। तो इन्वर्टर्स में उस टाइम पे हमको ग्रिड अनस्टेबिलिटी और वो सारे प्रॉब्लम्स आने लगे थे। यानी कोविड आया, कोविड के टाइम पे एक प्राइम मिनिस्टर ने वो बोला था कि आत्मनिर्भर पे काम करना है। अभी उस टाइम पे सप्लाई चेन का भी दिक्कत आ रही थी, तो डिसाइड कर लिया कि अभी एक काम करते इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग में घुसते, कि जहाँ पे ऑलरेडी हमारे वेदांता सोलर के क्लाइंट्स थे वो पेनफुल हो रहे थे, चाइनीज इन्वर्टर थे, सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर डिसाइड किया कि अभी इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग लाते और हम इंडिया को प्रीमियम प्रोडक्ट देते, हमारे कस्टमर को भी प्रीमियम प्रोडक्ट देते, कि जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे, प्रोडक्ट अच्छी लगे और हमारे नेशन का पैसा हमारे नेशन में ही। तो मतलब आपने पहले सोलर पावर स्टार्ट किया, सोलर में जो इन्वर्टर लगते हैं वो आपने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, फिर हमने इन्वर्टर वो खुद मैन्युफैक्चर। तो अब आपके कस्टमर कौन है, मतलब जो बड़ी B2B कंपनीज है या नॉर्मल नॉर्मल यूजर भी है? नहीं, हमारी जो भी अभी जो कस्टमर है वो B2B कस्टमर सबसे ज्यादा है। जैसे कि आज हम पूरे पैन इंडिया में डिलीवर कर रहे हैं मटेरियल। जो वेदांता सोलर जो EPC है वो आज हमारे कस्टमर्स है। तो 21 की बात आई, 21 में हमने ये स्टार्टिंग किया, फिर इन्वर्टर डिजाइनिंग चालू किया और कैथोड पावर उस टाइम पे तो रजिस्टर। आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे बहुत सारे, आप अलोन हो जो ये काम करते हो? अभी जो इन्वर्टर बेचने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बनाने के लिए कितने हैं? बनाने के लिए आप ऐसा समझो नंबर गिन सकते हो, गिन सकते हैं? गिन सकते हैं 2-3। अच्छा 2-3 ही है? 2-3 ही है। तो आपने जब गुजरात में स्टार्ट की मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ पे आपको कुछ फायदा मिला क्या? मतलब अदर स्टेट में अगर स्टार्ट करते तो फायदा नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ। देखिए आप बोल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे पहला स्टार्टिंग ही गुजरात था। गुजरात में सबसे पहले था। और 2020 में जो सोलर में पैसा आया था उससे प्लानिंग तो था कि कुछ ना करना है, तो 21 में हमने कोविड के टाइम पे 26,000 स्क्वायर फुट लैंड लेके रखी थी। विजन था मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके लिए हमने उसी टाइम पे लैंड लेके रखी थी। तो अभी जगह भी थी हमारे पास, जो यूटिलाइजेशन एरिया था वो भी था कि यहाँ से हमारी ऑफिस और हमको इजीली सब एक्सेसिबल है। और जो भी एक्सपेरिमेंट करने थे वो आज भी पता है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में आता है वो गुजरात में पहले ही आता है। तो आपके पास मार्केट एक खड़ा था, गुजरात का मार्केट, कि आप अभी गुजरात एक लेवल गुजरात टारगेट कर लो, गुजरात के बाद आप आउट ऑफ गुजरात जाना, क्योंकि गुजरात में बूमिंग था। तो इसके लिए फिर गुजरात से ही रन की, वहाँ से स्टार्ट किया। मतलब जैसे अब इस पर्टिकुलर चीज में तो R&D पे सबसे ज्यादा फोकस होता है, क्वालिटी कंट्रोल पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। तो क्या आपकी ऐसी टीम बनाई इसमें R&D करते हैं लोग, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं? क्योंकि एक फेज तक तो आप चला लेते हो, फिर से अब स्केल करना होता है तो आपको सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अभी जो मैं बोलता हूँ डॉक्टर ऑफ इन्वर्टर, वो पूरी R&D टीम और डेवलपमेंट वही देखते। हमारी R&D टीम आज इतनी स्ट्रांग है कि आप बोलो कि हम उतना उसको परमिशन देते हैं और वो उतने एंथुसियाज्म है कि एक दिन में 100 इन्वर्टर भी टेस्टिंग में फूक देने ना तो वो फूक देते हैं। वो फिर वहाँ पे हम देखते नहीं कि ये खर्चा होगा ये होगा, हम सबसे ज़्यादा आज भी स्पेंड R&D में कर रहे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो हमारी R&D टीम ने किया था, कि इन्वर्टर में हीटिंग टेस्ट होता है, तो कि आप 60 डिग्री के ऊपर जाते हो तो डी रेटिंग होता है। ये डी रेटिंग के लिए हमको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि हमको यहाँ पे 60 डिग्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो अभी ह्यूमिडिटी चैम्बर हमने मंगवाया था, अभी वो डिलीवरी में थोड़ा डिले हुआ था, यानी 3 दिन डिलीवरी बाद आने वाली थी। पर जो R&D की टीम थी उसको वो प्रोजेक्ट अर्लीस्ट तक ख़त्म करना था, और उन्होंने क्या किया कि विद इन 6 आवर उन्होंने एक रूम में ऐसा एनवायरनमेंट टेम्परेचर क्रिएट किया कि बाहर से फ्लड ले आए, यानी बड़े बड़े फ्लड ले आए और पूरा फ्लड को एक रूम में चला, मतलब 3-4 घंटे तक तपने दिया। अभी वो RCC का वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो रूम 60 डिग्री के ऊपर चला गया। अभी आप वो रूम में जाओ तो फुल हॉट फील करते हो। तो वहाँ पे इन्वर्टर उन लोगों ने टेस्ट किया, और जो प्रोजेक्ट हमको 1 वीक लगता कि 3 दिन बाद ह्यूमिडिटी चैम्बर आता, वो चेक करते वो उन लोगों ने 24 आवर में वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिया था। पूरा टेस्टिंग कि क्या कहाँ पे फटता है, कहाँ पे डी रेटिंग आता है, कब ये होता है, वहाँ पे सब खत्म कर दिया था। आफ्टर सेल सर्विस कैसी है आप लोगों की, और लॉजिस्टिक कैसे हैंडल करते हो? जब पहले दिन से ही हमारा था कि मैं भी वैसा ही सोचता हूँ। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि आपको है ना सिर्फ
ट्रस्ट है वो ट्रस्ट रखना है, वो प्रॉफिट है ना वो अपने आप आ जाता है। मतलब અમે એવું કહીએ કે અહીં વિશ્વાસ કમાય છે, નફો आप मेरे आई जाए छे। अभी वो सेल्स आफ्टर सर्विस में आता है। हमने पहले दिन से एक पोर्टल डिजाइन किया हुआ है कि कोई भी कस्टमर हो, आज B2B में कोई भी मेरा इन्वर्टर जाता है, जब इनवॉइस जनरेट होता है तो उसी टाइम पे वहाँ पे वो इन्वर्टर का पूरा मैन्युफैक्चरिंग डेट, पूरी डिटेल्स वहाँ पे चली जाती है। जब B2B EPC प्लेयर वहाँ पे सिर्फ सीरियल नंबर बोल करता है तो उसको पूरी डिटेल्स आ जाती है, ये मैन्युफैक्चरिंग अब हुआ था, यहाँ पे ये है। हमारा इंजीनियर उसको कॉल करता है, विद इन 5 मिनट में वो टेक्निकल्स पैरामीटर्स कुछ जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो उनके पास से लेते हैं। फिर देख लेते हैं कि ओके सोलर साइड प्रॉब्लम नहीं, कभी एक बार ऐसा होता है कि बंदर कूदने से पैनल टूट जाती है या फिर कोई वायर डिसमेंटल हो जाता है, MCB ट्रिप हो जाती है, इसकी वजह से 5 मिनट में सिर्फ हम डेटा कलेक्ट करते और विद इन 5 मिनट में हम उसको पीस टू पीस रिप्लेसमेंट दे देते। और लॉजिस्टिक की बात करें तो सेम डे वही इन्वर्टर हमारे यहाँ से उसके वहाँ पे निकल जाता है, हमारा इन्वर्टर वहाँ पे पहुँचे उसके 3-4 दिन बाद वो इन्वर्टर वो रिटर्न करता है। अभी लॉजिस्टिक में आज हमने जितने भी मतलब गुजरात से कनेक्टेड है कि बड़े बड़े नाम DHL पकड़ लो, सेफ पकड़ लो, हमने कनेक्ट करके रखा है। तो कोई भी मटेरियल है वो उसके वहाँ पे आप पैन इंडिया, मेरा मटेरियल यहाँ से आसाम भी जाता है, बड़ौदा से, फिर यूपी भी जाता है, तो कोई भी मटेरियल उसको 3-4 दिन में मिल जाता है। तो अभी इंटरनेशनल एक्सपेंशन का कुछ है या फिर मतलब डोमेस्टिक में ही करना सारा काम? इंटरनेशनल में एक्चुअली में 90% फोकस अभी डोमेस्टिक पे, पर मैं तो वो भी सोचता हूँ कि मेरा इन्वर्टर चाइना क्यों ना लगाए। एक्सपोर्ट करना है 110%। और मैंने मेरी डायरी में तो लिख लिया है कि मेरा पहला एक्सपोर्ट कब होगा। और आज मेरी 10% जो टीम है वो फॉरेन के कंप्लायंसेस, यानी वहाँ पे क्या कंप्लायंसेस चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कर रही है। तो 110% एक्सपोर्ट करना ही है। तो अभी तो आपको फैक्ट्री लगा 4 साल ही हुए हैं, 4 साल फैक्ट्री 2022 यानी 4-5 साल। तो मतलब 4-5 सालों तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। फिर भी आज भी अगर 2026 में कोई फैक्ट्री लगाना चाहे तो कितना वाइबल है? ईजी है लगाना या टफ पड़ता है? फैक्ट्री लगाना बोलने में जितना ईजी है ना उतना ही टफ है। वो चैलेंजेस आप ऐसा समझो कि हर नए दिन की शुरुआत चैलेंजेस के साथ होती है। लाके मटेरियल बेचना इज इजी टू गो, पर आपको फैक्ट्री लगाना वो ऐसा समझो हमारे जितने भी पेन पॉइंट्स है, आप मशीनिस्ट पकड़ लो, आप फिर वहाँ पे मैन पावर पकड़ लो, ईच एंड एवरी स्टेप पे चैलेंजेस आते हैं। रोज चैलेंज, बिना चैलेंज के तो शायद काम ही नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इंडिया में मतलब कितना लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है अभी? इंडिया की बात करें ना तो मे बी गैलेक्सी इज द लिमिट। बहुत ज़्यादा है, बहुत है। अभी देखो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने 500 गीगावाट का टारगेट दिया है रिन्यूएबल एनर्जी, और आज हम कहाँ पे खड़े? 80 गीगावाट, 150 गीगावाट। 2035 तक रिन्यूएबल एनर्जी को ऐसा समझो 80 से 85,000 करोड़ का मार्केट है। अनबिलीवेबल मार्केट है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। हम 2016-17 से देख रहे हैं गुजरात में कि आज भी वो पीक पे खड़ा है। तो पूरे पैन इंडिया में तो अभी 2024 में PM सूर्यघर योजना शुरू हुई है। तो ये तो सिर्फ, और जो टारगेट है वो 1 CR घर हाउस का है, और अभी तक कितने खत्म हुए? 10 लाख, यानी 1 साल में 10 लाख। तो ये गैलेक्सी इज द लिमिट, बहुत स्कोप है। तो मतलब आपने कंपनी स्टार्ट करी, अब कंपनी में बहुत सारे स्ट्रगल थे, चैलेंजेस थे, तो मतलब एक कंपनी जब बनती है आपके पास ऐसा क्या स्ट्रगल था, ऐसा क्या चैलेंज था और क्या एफर्ट आप लगा रहे थे जिसकी वजह से मतलब वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहा था? पहला चैलेंज था ना, वो सबसे पहला था, मैं और जो अनदर डायरेक्टर चिंतन बनिया, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था। हमको पहले से वो था कि लाना मेक इन इंडिया इन्वर्टर है, तो अभी पहले डिज़ाइन आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो पहले आउटर बॉडी डिज़ाइन होती है। अभी एक्सपेक्टेड मैकेनिकल में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने आउटसोर्स एजेंसी हायर कर ली। अभी जब आप आउटसोर्स पे कुछ भी चीज़ लेके जाते हो, उस दिन से सीखना पता चल गया था कि आप हमने एक्सपेक्टेड किया था 3 महीने में आ जाएगा। हमारी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे मैच नहीं रही था। हम आगे का सोचते थे, वो वहाँ पे थोड़ा नीचे रहता था, वो डिज़ाइन करता था। आज मुझे वो सॉफ्टवेयर्स नहीं आते थे कि मैं खुद बैठ के डिज़ाइन करूँ। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, और हमारे लिए वो फर्स्ट टाइम था, यानी कुछ डिज़ाइन करना। तो हमने थर्ड पार्टी एजेंसीज रखी थी। हमने मैकेनिकल
अभी तक आज भी पकड़ लो 1 साल पहले कि जितने भी इंडिया में इन्वर्टर आते थे ना, वो 2 तरह के से होते हैं। या एल्यूमिनियम एक हीट सिंक होता है, वो नेचुरल हीट कूलिंग ट्रांसफर करते हैं। हमने पहला इन्वर्टर ऐसा लॉन्च किया था कि विथ एल्यूमिनियम हीट सिंक विथ फैन, जो इंडिया में एक भी इन्वर्टर ऐसा लॉन्च नहीं हुआ था। द रीजन इज द टेम्परेचर। आज आप फॉरेन में बैठे हो, आपको इंडिया का टेम्परेचर नहीं 44 सुनने में इजी लगता है, पर 44 फील करने में पता चलता है कि ये 44 होता क्या है। तब धूप वो जला देती है। हमको पता था कि इंडिया में फेलियर इन्वर्टर क्यों हो रहे हैं। द रीजन इज टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल में एक कॉन्सेप्ट है, आप जितनी हीट ट्रांसफर ज्यादा कराओगे आपका कंपोनेंट की लाइफ बढ़ेगी। तो हमने फर्स्ट इन्वर्टर विथ नेचुरल कूलिंग विथ फैन, जो रेसिडेंशियल सेगमेंट में एक भी इन्वर्टर नहीं आया था, तब हमने ये पहला इन्वर्टर लॉन्च किया था। और वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि हमको मैकेनिकल जो डिजाइन है वो 3 महीने में मिल जाएगी। और आज में मैं वही बोल रहा हूँ कि उसने मुझे 6 महीने में डिजाइन ली, उसके लिए 3 महीने था, मेरे लिए 1 साल था। वो हम 1 साल पीछे हुए थे, 3 महीने नहीं। उसके लिए 3 महीना होगा, मेरे लिए वो 1 साल था। तो अब 10 साल बाद कहाँ देखते हो अपनी कंपनी को? मतलब क्या मिशन विजन है, क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करोगे? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो बात करूँ तो आज भी आ रही है। हाँ। पर अभी वो हम सोच नहीं रहे कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाए, क्योंकि हमारा जो विजन है वो 2030-35 तक बेस में भी जाना है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, फिर ईवी में जाना है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी नहीं सोचा है, पर हाँ फ्यूचर में जरूर जाएंगे। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ऐसी कौन सी 3 शॉकिंग बातें हैं जो आम आदमी को बिल्कुल भी नहीं पता होती है, जो आपको पता है? पहली चीज तो वो है कि आप 17 में देखने जाओ ना, तो 17 में सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस 70-80,000 पर किलोवाट चल रहे थे। आज आप देखो ना, वो 80% से गिर के नीचे आ गए। आज आपको 15,000 पर किलोवाट मॉड्यूल मिल जाएंगे। वो बूम भी अच्छा है, और प्राइसिंग गवर्नमेंट्स की पॉलिसी, पहले देखो आप इंपोर्टेड पैनल आते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी आई कि आपको मेक इन इंडिया DCRS पैनल में आना पड़ा, पैनल के प्राइसिंग भी कम हो। दूसरी बात देखो, अभी विंड और सोलर सबसे ज़्यादा चल रही है। गवर्नमेंट थर्मल पावर प्लांट को बंद कर रही है। क्यों? उसका रीज़न है, थर्मल को आपको रन करना है तो पहले 1 वीक से 2 वीक तो आपको सिर्फ उसके मेंटेनेंस और रन करने में टाइम लग गया, उसके बाद वो प्लांट चालू होगा। सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस उसमें जाता है। तो गवर्नमेंट वो स्किप करिए थर्मल, और रिन्यूएबल और विंड पे आगे बढ़ रही है। और तीसरा आप सेगमेंट देखने जाए ना, तो फॉरेन के आप जर्मनी देख सकते हो। जर्मनी में आज ऐसा है कि विंड और सोलर, एक सीजन ऐसी आती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा विंड चल रहा है, मतलब पवन सबसे ज़्यादा आ रहा है और धूप भी निकल रही है। उसी टाइम पे गवर्नमेंट कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए पैसा दे रही है, एक्सेस पावर जनरेट हो रहा है। अच्छा, हर जी एक बात और बताओ कि जैसे रेजिडेंस आपका जो B2C बिजनेस है, मतलब जो एंड यूजर यूज करते हैं, तो उसमें आपके पास हाई कैपेसिटी वाले भी इन्वर्टर भी है, तो कौन कौन सी रेंज के हैं इन्वर्टर? हमारे पास देखो, पहले हम गुजरात से स्टार्ट किया था, तो गुजरात में ऑन ग्रिड इन्वर्टर की डिमांड बढ़ी थी। यहाँ वहाँ पे सब्सिडीज ज़्यादा चल रही थी, तो हमने एक रेसिडेंशियल सेगमेंट लेके चलते थे कि रेसिडेंशियल में लगेंगे। फिर अब हम पैन इंडिया पे वर्क करने लगे। तो पैन इंडिया में आप जाओ, यूपी पकड़ लो। यूपी में क्या होता है कि आज भी वो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ के चांसेस है, वहाँ पे कट ऑफ होता है। तो हमारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आई कि हमको हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए, तो वहाँ पे हम हाइब्रिड एक स्केल लेके आए। फिर आप राजस्थान पकड़ लो, राजस्थान में कुसुम्स के प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहे हैं। गवर्नमेंट वहाँ पे PM कुसुम्स की बहुत सारी सब्सिडीज दे रहे हैं, तो वहाँ पे कमर्शियल इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ ऐसे कस्टमर की डिमांड आई, आप वो कमर्शियल इन्वर्टर लाओ। फिर अभी जो है, आप आंध्रा पकड़ लो, हरियाणा पकड़ लो, अंडर द प्री विलेज कैटेगरी में गवर्नमेंट फ्री में सब्सिडीज दे रही है, यानी फ्री में सोलर करवा रही है। तो वहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर का बहुत बड़ा डिमांड है, तो वहाँ पे फिर हम माइक्रो इन्वर्टर आए। तो हमारे पास आज 2.3 किलोवाट से लेके 110 किलोवाट तक के सारे इन्वर्टर की रेंज। अच्छा, लिथियम बैटरी की बहुत बात होती है, तो उसका डिस्पोजल जो होता है वो वापस रिसाइकल हो सकता है? देखो, अभी आप पकड़ो लिथियम, तो आज हम लिथियम पे कहाँ पे खड़े हैं? आज ईवी कितनी चल रही है आप गिन सकते हो, इंडिया में 5% कम होगी। अभी रिसाइकलिंग, तो जो भी स्टार्टअप्स की कंपनी शुरू हो रही है वहाँ पे लोग कर रहे हैं, रिसाइकलिंग का कर रहे हैं। आज आप फॉरेन के पकड़ लो, ये आप दुबई घूम लो या कहाँ पे भी घूम लो, 80% ईवी चल रहा है। ये USA में चले जाओ, ईवी चल रहा है। तो आज वो पूरा फेज यहाँ पे आने वाला बाकी है। तो रिसाइकलिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉब्लम्स आएंगे। आज कई EPCs प्लेयर है,
को जिनको ये बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प होने वाली। और रिसाइकल बिन ईजी है। आप आज सोलर पैनल पकड़ लो, सोलर पैनल की लाइफ है 25 साल, आज हुए कितने साल? 10 साल। 10 साल। अभी आज कोई वो बिजनेस में स्टार्ट करेगा, उसको स्केल नहीं मिलेगा, तो वो टाइम पे ऑब्वियस है। और गवर्नमेंट भी स्टार्टअप के तहत बहुत मतलब फंडिंग कर रही है और प्रमोशन भी कर रही है। आज आप देखो सोशल मीडिया पे कितनी रिसाइकलिंग की रील्स आती, तो वो ईजी हो जाएगी, उसके लिए कोई क्राइसिस या वो नहीं होगा। अच्छा, जितने भी घरों में इन्वर्टर लग रहे हैं, सस्ते इन्वर्टर, क्या वो वास्तव में सेफ्टी देते हैं? वो डिपेंड्स ऑन इन्वर्टर। अभी आप बात करें कि इन्वर्टर में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इन्वर्टर में 2 टोपोलॉजी आती है, एक H4 टोपोलॉजी, एक हेरिक टोपोलॉजी। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि जो रिसेंटली हुआ था। 12:30 बजे कस्टमर पैनल वॉश करने के लिए टेरेस पे गया था। अभी हुआ यूँ कि वो पैनल वॉश कर रहे थे। अभी इन्वर्टर में ना लीकेज करंट रहता है, और इन्वर्टर का जो DC न्यूट्रल होता है पैनल का, और इन्वर्टर का न्यूट्रल AC साइड, वो ऑलवेज कनेक्टेड रहता है। तो कस्टमर 12:30 बजे पैनल धो रहा था। अभी वो पता नहीं चला है कि उसको सोलर पैनल से करंट लगा है, उसने वो पंप से धो रहा था, तो वो गाँव में है ना, वो ऐसा जॉइंट किया होगा उसने कुछ, तो वहाँ पे पानी के ड्रॉपलेट्स गिरे। अभी वो ड्रॉपलेट से वो एल्यूमिनियम सीढ़ी पे खड़ा था, तो वो पैनल वॉश करा, तो वहाँ पे उसको करंट कहाँ से लगा वो आज तक पता नहीं चला, पर उसको करंट लगा और सडनली वो गिर गया और उसका पूरा यहाँ से फट गया और ब्लड निकल गया और उसकी डेथ हो गई। अभी रीज़न इज दैट हमने वहाँ पे R&D किया कि अभी आप 1% पकड़ लो कि 1% पैनल की वजह से हुआ था, चलो पैनल को करंट लगे। तो H4 टोपोलॉजी होती है, उसमें लीकेज करंट सबसे ज़्यादा होता है। और द कैथोड पावर जो इन्वर्टर है वो हेरिक टोपोलॉजी, हेरिक टोपोलॉजी में लीकेज करंट कम होता है। और मैं ये पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पैनल आप सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद ही वॉश कीजिए। ये ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर है। सब अर्थिंग करते बट समहाउ वो अर्थिंग निकल गया, कुछ पैनल ब्रेकेज हुई, पैनल में लीकेज आ, तो ये ह्यूमन के लिए सेफ्टी हैजार्ड है ही। और दूसरा, अब जब H4 में जाते ही इन्वर्टर हीट सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें आप देखो कि पुअर क्वालिटीज़ होती है तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस रहते हैं, और इन्वर्टर कई घरों में नीचे भी रखते हैं। तो H4 में ये लीकेज सबसे ज़्यादा होता है, और हेरिक में लीकेज करंट के चांसेस बहुत मिनिमल रहते हैं। तो आप हेरिक टोपोलॉजी इन्वर्टर लगाइए तो सबसे अच्छा है। कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन है मेरे पास 3-4, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, एक्सीलरेटर या टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम? गवर्नमेंट बेनिफिट्स। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रन करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? जितना जीने के लिए सांस है उतना इंजीनियरिंग खास है। अच्छा, बूट स्ट्रैप या एक्सटर्नल कैपिटल? बूटस्ट्रैप। कब तक रहेंगे? 3-4 साल तक। बिगेस्ट चैलेंज क्या है, कंपटीशन या कस्टमर एक्विजिशन? कस्टमर एक्विजिशन। क्यों? द रीजन इज दैट कि प्राइस, आज आपको कस्टमर तोड़ना है तो एक सिंपल है कि लाया बेचा मैंने, आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज़ है मैं 97 में दूँ। अल्टीमेट ये जिंदगी, ये हमेशा से यही चलता आ रहा है 50 सालों से, 100 सालों से, जब से कुछ भी बिजनेस बना तो यही चलता आ रहा है कि आपने एक पेन बनाया 100 रुपए का, 90 रुपीज़ में कोई बनाएगा, फिर करेगा, फिर ये पेन का मार्केट खत्म हो जाएगा, फिर कोई नया पेन आएगा, उसका 100 रुपये प्राइस था, फिर कोई तोड़ेगा, फिर 90 रुपये में लेके आएगा। तो ये प्राइस वॉर हमेशा चलता रहेगा। जब तक कंट्रोल वो एक ब्रेक इवन आता है तब तक ये चलेगा ही। नेक्स्ट बिग बैट क्या है, सोलर रूफटॉप, ईवी इकोसिस्टम या एनर्जी स्टोरेज? तीनों बोल सकते हैं। अभी तो आप वैसे ही छोटे हो, बट स्टिल अगर वापस 18-19 साल के होते तो आप अपने को क्या एडवाइस देते? कृष्णा सदा सहाय थे कि आप काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, वो देने वाला बैठा है वो दे देगा, हमको वो टेंशन करने की जरूरत नहीं। थैंक यू हर्ष जी फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट, एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ऐसे ही करते रहिए।